तो स्टूडेंट्स सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो होगा हमारे लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि डिस्पर्शन का मतलब होता क्या है। देखिए, जब हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी को फाइंड आउट किया था ना, तो सेंट्रल टेंडेंसी में तो हम लोगों ने ये बोला था कि एक ऐसा सिंगल वैल्यू जो आपके पूरे डाटा सीरीज का रिप्रेजेंटेशन करता है, उस सिंगल वैल्यू को हम लोग बेटा यहाँ पर सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। मैंने आपसे कहा कि अपने एवरेज मार्क्स मान लीजिए 80% बने हैं। इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि मेरे सारे ऑल 5 सब्जेक्ट में बेटा सब में इक्वल टू 80 आए होंगे। मेरे एवरेज और मेरे रियल वैल्यूज के बीच में जो डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को ही बेसिकली हम लोग यहाँ पर डिस्पर्शन बोलते हैं। डिस्पर्शन आप लोगों के स्कैटरनेस को फाइंड आउट करता है। स्कैटरनेस का मतलब मेरे डाटा जितने ज्यादा बिखरे हुए हैं ना, स्कैटर है, उतना ही उनकी वैल्यू बेटा मेरे एवरेज से ज़्यादा दूर रही होंगी। और जितने मेरे डाटा ना बेटा कंसिस्टेंट डाटा है, मतलब 70 टू 85 के रेंज में है, तो ये सब नियर टू 80 रहे हैं। लेकिन अगर मेरे डाटा ऐसे है, किसी में 40 है, किसी में 100 है, फिर किसी में 60 है, तो 80 मेरा एवरेज तो आया था, मगर वो बहुत बेटा बिखरे हुए डाटा हमारे लिए है। इस सिचुएशन को बेटा हम लोग डिस्पर्शन कहते हैं। बेसिकली डिस्पर्शन हमारे डाटा का स्कैटरनेस, बिखराव, फैलाव को मेजर कर देता है। सर क्यों निकाला जाता है? देखिए, मैंने ये जरूर बोल दिया, जैसे मान लीजिए, समझ लीजिए मेरा एवरेज नेशनल इनकम बेटा ना, एवरेज इनकम हमारी कंट्री का मान लीजिए 1000 रुपीज पर मंथ। ये एवरेज इनकम 1000 तो हमने निकाल लिया, ये तो हुआ सेंट्रल टेंडेंसी। लेकिन ना, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास बहुत ज्यादा इनकम होगी, उनका 1000 और उससे ज्यादा होगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनका बिलो 100 भी होगा। एवरेज आप लोगों को सही पिक्चर आप लोगों की नहीं दिखाता है। एवरेज ये जरूर बता देता है कि आपका एवरेज कितना है, लेकिन ये नहीं बताता है कि कंसिस्टेंसी डाटा में कितनी है। जितने डाटा कंसिस्टेंट होते हैं उतने ही हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, और जितने अनकंसिस्टेंट डाटा होते हैं उतने ही हमारे लिए ना फ्यूचर एस्टिमेशन में दिक्कत आती है। मान लीजिए एक प्लेयर है जिसका एवरेज स्कोर है मान लो 52। अब एवरेज स्कोर तो ये बता रहा है कि बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन हमें ये पता चला है कि ये ना 4 इनिंग में तो 0 से 10 के बीच में आउट होता है, फिर आगे की 4 इनिंग में ना वो 80 टू 100 के बीच में बना देता है। उसका इम्पैक्ट ये होता है कि उसका एवरेज स्कोर तो अच्छा आ रहा है, लेकिन वो बहुत ही अनकंसिस्टेंट प्लेयर है। कभी खेलेगा तो बहुत अच्छा खेलेगा, कभी नहीं खेलेगा तो नहीं खेल पाएगा। इस सिचुएशन को मेजर करने के लिए हम लोग बेटा यहाँ पर डिस्पर्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो एवरेज जो होता है ना, वो एक सिंगल वैल्यू होता है जो सेट ऑफ वैल्यूज और डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। और जबकि डिस्पर्शन इंडिकेट करता है कि आपके इंडिविजुअल वैल्यू कितना आप लोगों के लिए फॉल अवे है, कितना दूर है बेटा। बेसिकली अगर हम लोग कहें हमारी सेंट्रल वैल्यू से, सेंट्रल वैल्यू बोले तो एवरेज से, एवरेजेस का मतलब यह सारा हो गया, पूरी सेंट्रल टेंडेंसी हो गया। तो सेंट्रल टेंडेंसी तो ना बेटा आप लोगों के लिए ये बताता है कि आप लोगों की सेंट्रल वैल्यू कितनी और आपके डाटा उस सेंट्रल वैल्यू से कितने दूर है। उससे मेजर करने के लिए हम लोग डिस्पर्शन मेजरमेंट यूज करते हैं। अब जब हम लोग डिस्पर्शन को फाइंड आउट करेंगे ना, तो डिस्पर्शन के मेजरमेंट हम लोग ना दो टाइप के रीड करेंगे। एक होगा हमारे लिए मैथ, सॉरी, सेंट्रल टेंडेंसी में जैसे हमने कहा था ना, दो था, एक था मैथमेटिकल एवरेजेस और एक था हमारे लिए पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हम लोगों ने मीन रीड, एम रीड किया, जीएम रीड किया, एचएम रीड किया। पोजिशनल एवरेज में हम लोगों ने मोड रीड किया है, मीडियन रीड किया है, और पार्टीशन वैल्यू बेटा हम लोगों ने रीड करी है। ये सारी कैलकुलेशन हम लोगों ने वहां रीड करा था। अब जब आप लोग डिस्पर्शन फाइंड आउट करेंगे, लॉजिक समझ में आया होगा। मैं एक और कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास दो प्लेयर है, एक्स एंड वाई। एक्स का एवरेज स्कोर मान लीजिए 48 है और वाई का एवरेज स्कोर भले ही 52 है। दिखता तो ये सर वाई का एवरेज स्कोर अच्छा है, मतलब ये अच्छा प्लेयर है। लेकिन जब हम लोगों ने इनका डिस्पर्शन मेजर किया ना, तो एक्स ऐसा प्लेयर है जो यूनिफॉर्म प्लेयर है, ये हमेशा 40 के आसपास, 48 के आसपास रन बनाता है। ये ऐसा है जो कभी बनाता है तो 100 बनाएगा, नहीं बनाया तो 0 पर आउट हो जाता है। ये एक अनकंसिस्टेंट प्लेयर कहलाएगा। तो दो अलग अलग में कितने, किसमें ज्यादा कंसिस्टेंसी है, किसमें कम कंसिस्टेंसी है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन को काम में लेते हैं। ये मेजरमेंट ना हम लोग दो टाइप के यूज करते हैं। एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन, और एक को बोलते हैं बेटा हम लोग रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन।
तो मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है बेटा रिलेटिव। जनरली एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन बेटा ना वन डाटा सीरीज के डिस्पर्शन को मेजर करने के लिए काम आता है, और रिलेटिव बेटा हमारे लिए टू और मोर में बेटा कंपेयर करने के लिए काम आता है। ये डिस्पर्शन ना कुछ ऐसा होता है, अभी सिर्फ बेसिक समझा रहा हूँ। मान लीजिए एक वैल्यू थी 10 और अब है 18, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो लाइक मैंने कहा सर 8 का डिफरेंस है, और एक में परसेंटेज में कहूँ कि सर 80% का डिफरेंस है। ये जरा लॉजिक होता है बेटा, जब मैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बोल रहा हूँ ना, ये तो होता है हमारे लिए एब्सोल्यूट, और जब मैं परसेंटेज बोल रहा हूँ ना, तो ये होता है हमारे लिए रिलेटिव। ये जो एब्सोल्यूट मेजरमेंट है ना, ये जनरली वन डाटा सीरीज के लिए यूज करते हैं, और ये जो रिलेटिव है बेटा, वो हमारे लिए मोर देन वन डाटा सीरीज के लिए हम लोग यूज करते हैं। कुछ डिफरेंस है जो जरा सा आप ध्यान रखना। सिंगल सीरीज के लिए एब्सोल्यूट काम आता है, कंपेयर बिटवीन टू और मोर के लिए रिलेटिव काम आता है। एब्सोल्यूट हमेशा ना यूनिट के साथ आंसर होता है। यूनिट के साथ आंसर होने का मतलब, मान लीजिए सारी डाटा सीरीज बेटा ना केजी में है, तो अगर मैं एब्सोल्यूट आंसर निकालूंगा ना, तो वो आंसर 8 केजी लिखूंगा। रिलेटिव क्योंकि परसेंटेज टर्म में होता है ना, इसलिए ये विदाउट यूनिट होता है। याद रखना, बहुत काम आएगा ये लॉजिक हमारे लिए। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे लिए हमेशा विथ यूनिट आंसर होता है, और रिलेटिव हमारे लिए ना विदाउट यूनिट होता है। एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों को कंपेयर करें तो एब्सोल्यूट इजी कैलकुलेशन गिना जाता है, तो कि ना रिलेटिव एक हमारे लिए डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है कंपेयर टू एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट हमारे लिए अमाउंट ऑफ डेविएशन, जैसे मैंने 8 कहा था ना, 18 और 10 में जो डिफरेंस है वो 8 है, ये डेविएशन का अमाउंट है। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस। तो जो एब्सोल्यूट होता है वो हमारे लिए अमाउंट ऑफ डेविएशन को मेजर करता है, और रिलेटिव मैंने कहा था 80%, ये अमाउंट नहीं हुआ, ये डिग्री ऑफ डेविएशन को मेजर करता है। तो ये सेट ए जब हम करेंगे ना थ्योरी सेट, तब काम आएगा। एब्सोल्यूट मेजर बेटा हमारे लिए सिंगल यूनिट के लिए काम आता है। देखो एब्सोल्यूट रिलेटिव हुआ क्या, जब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू निकाल रहे हो ना आप किसी एक डाटा सीरीज के लिए, कितना है इसमें ना उसकी एवरेज से इनके डाटा कितने दूर है, इसको मेजर जब हम कर रहे हैं तो ये एब्सोल्यूट है। और जब दो डाटा सीरीज में कंपेयर करेंगे ना, तो दोनों के परसेंटेज बनाने पड़ेंगे, एक्स कितना परसेंटेज दूर है, वाई कितना परसेंटेज अपने सेंट्रल टेंडेंसी से दूर है, उस परसेंटेज को बेटा हम लोग रिलेटिव बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट तो वन डाटा सीरीज के लिए यूज होता है, रिलेटिव टू और मोर के लिए यूज आता है। एब्सोल्यूट हमारे ना विथ यूनिट आंसर होता है, डाटा जिस यूनिट के हैं आंसर भी उसी यूनिट में लेना होता है। बट रिलेटिव क्योंकि परसेंटेज टर्म है, ये हमेशा विदाउट यूनिट आंसर हमारे लिए होता है। एब्सोल्यूट रिलेटिव के कंपैरेटिव इजी होता है, रिलेटिव एब्सोल्यूट के कंपैरेटिव डिफिकल्ट होता है। एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ डेविएशन को मेजर करता है। थ्योरी में ऐसा पूछ ले कि अमाउंट ऑफ डेविएशन किस में मेजर होता है, तो याद रखना एब्सोल्यूट मेजरमेंट में अमाउंट ऑफ डेविएशन 8 आया था ना डिफरेंस, वो 8 अमाउंट ऑफ डेविएशन है। और डिग्री ऑफ डेविएशन बोले तो परसेंटेज टर्म, ये रिलेटिव मेजर्स में कंपेयर होता है। 6 टाइप्स के कैलकुलेशन एब्सोल्यूट में, 3 टाइप के मैथमेटिकल एवरेज, 3 टाइप के पोजिशनल एवरेज थे। आज यहाँ 6 टाइप के रीड करने, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। वेरिएंस भी कहते हैं और वेरिएशन भी कहते हैं, इसको आप वेरिएंस भी लिख सकते हैं, वेरिएशन भी बोल सकते हैं। 6 एब्सोल्यूट मेजरमेंट हम लोग रीड करेंगे, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएशन। और अगर मैं इन सब के साथ कोएफिशिएंट वर्ड लगा दूं, तो वो आंसर मेरा रिलेटिव आंसर हो जाएगा। तो रिलेटिव में होगा मेरे लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ऑप्शन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि फॉलोइंग में से कौन सा एब्सोल्यूट मेजर है, तो जिसके साथ कोएफिशिएंट वर्ड नहीं लगा हो ना, वो एब्सोल्यूट मेजर है। जिसके साथ कोएफिशिएंट वर्ड लग जाए वो हमारे लिए रिलेटिव मेजर होगा। 6 टाइप्स के एब्सोल्यूट रीड करने हैं, 6 टाइप्स के रिलेटिव रीड करने हैं। 3 टॉपिक तो आज खत्म भी हो जाएंगे। तो 6 एब्सोल्यूट में बेटा हमारे लिए रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस हम लोगों को रीड करना है। और जब इन सब के साथ कोएफिशिएंट वर्ड लगा दूं, like coefficient of range, coefficient of interquartile range, coefficient of quartile deviation, coefficient of mean deviation, coefficient of standard deviation and coefficient of variation। इस सिचुएशन में बेटा हमारे लिए यहाँ पर डिस्पर्शन के रिलेटिव आंसर होगा।
अब हम सबसे पहला रेंज स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा ना रेंज का फॉर्मूला होता है एच माइनस एल। कहने का मतलब हाईएस्ट वैल्यू एंड लोएस्ट वैल्यू दोनों का जो डिफरेंस निकाले ना, एक डेटा सीरीज है, उससे डाटा सीरीज का जो हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू हो उसका डिफरेंस बेटा हमारे लिए रेंज होता है। तो रेंज का फॉर्मूला हमारे लिए एच माइनस एल होता है, डाटा सीरीज का हाईएस्ट वैल्यू और डाटा सीरीज का लोएस्ट वैल्यू। ये तो है एब्सोल्यूट आंसर बेटा। लेकिन अगर मुझे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बनाना हो ना, तो फॉर्मूला लूंगा एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल इंटू 100। इंटू 100 मस्ट नहीं है, ऑप्शन विदाउट 100 भी मिल सकता है, दोनों में से कोई एक मिलना है। इंटू 100 रहा तो वो परसेंटेज टर्म हो गया, इंटू 100 नहीं लगाया तो वो रेशियो टर्म हो गया। तो रेंज एच माइनस एल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बेटा एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल इंटू 100 होगा। अब देखो डाटा तो तीन सीरीज में होते हैं ना, इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है, कंटिन्यूअस सीरीज होता है। अगर इंडिविजुअल सीरीज है, देखो फॉर्मूला तीनों सीरीज में यही रहेगा एच माइनस एल। मैं तो ये आइडेंटिफाई करना है एच क्या है और एल क्या है। इंडिविजुअल सीरीज याद आए तो सिर्फ एक्स ही होता है, तो तुमने क्या करना है हाईएस्ट एक्स एंड लोएस्ट एक्स का डिफरेंस। डिस्क्रीट वो होता है बेटा जिसमें एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होती है। इफ यू रिमेंबर डिस्क्रीट सीरीज ना हमारे लिए वो होता है जहां एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होता है। यहाँ ना अकेला रेंज ऐसा कैलकुलेशन है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ गलती मत करना, रेंज ऐसा कैलकुलेशन है जिसमें फ्रीक्वेंसी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ एक्स को देखो। हाईएस्ट एक्स क्या है और लोएस्ट एक्स क्या है उसका डिफरेंस डजंट मैटर, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या था। तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक्स को देखोगे, हाईएस्ट एक्स एंड लोएस्ट एक्स का डिफरेंस हमारे लिए रेंज होगा। कंटिन्यूस सीरीज याद आए तो वो होता है बेटा जिसमें क्लास एंड फ्रीक्वेंसी होते हैं। अगेन फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्लास देखना है। और क्लास में L1 L2 होता है ना, तो हाईएस्ट L2 कितना है और L का मतलब लोएस्ट L1 कितना है, उन दोनों का डिफरेंस हमारे लिए रेंज होगा। रिपीट कर देता हूँ, देखो रेंज क्या होगा, किसी भी सीरीज के हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो रेंज होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेंज एच माइनस एल अपॉन एच प्लस एल इंटू 100 होगा। इंटू 100 हो भी सकता है ऑप्शन में, नहीं भी हो सकता है, तो वो रेशियो टर्म हमारे लिए हो जाएगा। चाहे क्वेश्चन इंडिविजुअल है, चाहे क्वेश्चन डिस्क्रीट है, चाहे क्वेश्चन कंटिन्यूअस है, आंसर एच माइनस एल से ही बनेगा। तो वह एच एंड एल आइडेंटिफाई करना है। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ एक्स होता है तो हाईएस्ट एक्स एंड लोएस्ट एक्स को देखना है। डिस्क्रीट में एक्स एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होता है, फ्रीक्वेंसी को इग्नोर करना है, सिर्फ हाईएस्ट एक्स एंड लोएस्ट एक्स को देखना है। कंटिन्यूअस में क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होता है, तो हाईएस्ट L2 एंड लोएस्ट L1 को कंसीडर करना है और रेंज बनाना है। आई थिंक लॉजिक समझ में आया होगा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। सर रेंज निकालू तो h माइनस एल, हाईएस्ट वैल्यू, क्वेश्चन में देखूँ तो हाईएस्ट वैल्यू 15 है और लोएस्ट -25 है बेटा, तो 15 माइनस -25, तो ये 40 आंसर आ जाएगा। अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बनाऊँ ना बेटा, तो 15 माइनस का जितना बड़ा है वो उतना ही छोटा है बेटा ना, अपॉन 15 प्लस -25 इंटू 100, ये तो होगा 40 और ये बचेगा 15 प्लस -25 तो -10 इंटू 100। तो ना बेटा ये आंसर मेरे लिए -400% होगा, -400। एक लॉजिक ये ध्यान रखना, आगे मैं हालांकि डिटेल से करूंगा, एब्सोल्यूट आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होते। ये एब्सोल्यूट था ना बेटा, रेंज जब बना रहा हूँ, ये एब्सोल्यूट आंसर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि बड़े में से छोटा तो नेगेटिव कैसे होगा। हाँ लेकिन कोएफिशिएंट नेगेटिव हो सकता है, कोएफिशिएंट में भी ऊपर की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी क्योंकि वही एच माइनस एल है, बट नीचे का वैल्यू नेगेटिव बन सकता है, इसलिए ये ध्यान रखना, आगे जरूरत आएगी हमारे लिए। एब्सोल्यूट आंसर नेवर बी नेगेटिव, बट रिलेटिव आंसर में बी नेगेटिव, मतलब कोएफिशिएंट में बी नेगेटिव, विदाउट कोएफिशिएंट आंसर नेवर बी नेगेटिव हमारे लिए डिस्कशन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है। एक्स एंड एफ दोनों है बेटा, डिस्क्रीट सीरीज है,
फ्रिक्वेंसी को इग्नोर कर दो, सिर्फ अकेला कैलकुलेशन है बेटा रेंज, जिसमें फ्रिक्वेंसी काम नहीं आता है। h माइनस एल, हाइएस्ट x को देखो 10, लोएस्ट x 2, 8 आंसर हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100, 8/12 इंटू 100, तो ये आप लोगों का आंसर बनेगा 8/12 इंटू 100, 66.67% आंसर। आई थिंक समझ में आ रहा होगा बेटा। रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना, क्लास एंड फ्रीक्वेंसी है, कंटिन्यूअस सीरीज है, फ्रीक्वेंसी कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हाईएस्ट L2 12, लोएस्ट L1 2, H माइनस L रेंज। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज अगर बनाए h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100, 10/14 इंटू 100, तो 10/14 इंटू 100 करोगे, ये आंसर हमारे लिए 71.42% हमारे लिए आंसर हो जाएगा। बट ना नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे ना, वो रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करना है, मगर क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ना, थोड़ा ध्यान से समझना है, क्वेश्चन जल्दबाजी में एग्जाम में गलत कर दोगे। हमारे पास क्लास यहाँ पर 5 to 9, 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29 है। अच्छा फ्रीक्वेंसी तो कंसिडर करो ही मत ना, अपने को कोई जरूरत पड़ती नहीं रेंज के लिए। यहाँ क्लास तो है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा, तो ये इंक्लूसिव क्लास है। याद आया इंक्लूसिव पढ़ा था हमने। इंक्लूसिव क्लास वो होता है ना बेटा जिसमें हर क्लास का L2 एंड नेक्स्ट क्लास का L1 डिफरेंट हो। यहाँ हर क्लास का L2 एंड नेक्स्ट क्लास का L1 डिफरेंट है, इसको हम लोग इंक्लूसिव सीरीज बोलेंगे। और इंक्लूसिव सीरीज को बेटा अगर हम लोग सोल्व करना चाहें, कोई भी कैलकुलेशन करना हो, हमने बार बार कहा है बेटा मस्ट है आप इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करोगे। और इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करने का एक रूल सर ने सिखाया था, फर्स्ट क्लास का L2 एंड सेकेंड क्लास का L1, फर्स्ट क्लास का L2 एंड सेकेंड क्लास का L1 दोनों का डिफरेंस देखोगे 1 है, 1 का हाफ करोगे, और ये हाफ हम लोग सारे L1 में से तो लेस कर देंगे और सारे L2 में ऐड कर देंगे, तो हमारे लिए ना एक्सक्लूसिव क्लास आ जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर इंक्लूसिव है, वो तो किसी भी कैलकुलेशन के लिए अगर इंक्लूसिव है तो मस्ट होगा कि आप पहले उसे एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा ना L1 में से तो 0.5 लेस करना है, L2 में 0.5 ऐड करना है। 5 में से 0.5 गया तो 4.5, 9.5, 9.5, 14.5, 14.5, 19.5, 19.5, 24.5, 24.5, 29.5 क्लास हो जाएगा। अब रेंज एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट क्लास जो सबसे बड़ा L2 है और सबसे छोटा L1 है। वैसे इन सबको नहीं भी बदलते तो चलता अपने को, तो पहले वाले L1 में से 0.5 लेस कर दो, आखिरी वाले L2 में 0.5 ऐड कर दो, यही तो अपना काम आएगा रेंज में। तो H माइनस L 29.5 माइनस 9.5 सोल्व करेंगे तो 20 हमारा आंसर होगा। और अगर मैं ना कोएफिशिएंट ऑफ रेंज फाइंड आउट करूंगा तो H माइनस L अपॉन H प्लस L इंटू 100, 29.5 minus 9.5 upon 29.5 plus 9.5 into 100, 20 upon 39 into 100, तो 20 upon 39 into 100, 51.28 हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक गॉट इट। रेंज समझ में आया होगा। रेंज अगर निकाले तो फॉर्मूला H माइनस L होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज H माइनस L अपॉन H प्लस L इंटू 100 होता है। इंडिविजुअल में सिर्फ x होगा तो बड़ा और छोटा x का डिफरेंस, डिस्क्रीट में x एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होगा तो बड़े x एंड छोटे
x का डिफरेंस। कंटिन्यूस में क्लास एंड फ्रीक्वेंसी दोनों होगा तो बड़े L2 एंड छोटे L1 का डिफरेंस, बट क्वेश्चन एक्सक्लूसिव होना चाहिए, उसके बाद ही हम क्वेश्चन को करेंगे। आई थिंक रेंज समझ में आया होगा बेटा। तो अब मैं ना रेंज अगर आ गया है तो 5 मिनट का टॉपिक है, उसको ले रहा हूँ। उसमें आपको क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डेविएशन दोनों बता रहा हूँ। 6 कैलकुलेशन हमने रीड करनी थी, रेंज, इंटरक्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएशन। तो उसमें से 3 कैलकुलेशन हमारे लिए फिनिश हो जाएगी, फिर 3 ही अपने लिए और बचेगी। अब 5 मिनट थोड़ा फोकस अच्छे से रखना। अगला है इंटरक्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन। इंटरक्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, और क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन 2। मतलब इन दोनों को अगर कैलकुलेट करना है तो आप लोगों को क्वार्टाइल्स निकालना आना चाहिए, और क्वार्टाइल हमने जस्ट एक क्लास पहले रीड करे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ आप सबको क्वार्टाइल समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेट होता है, उसी वे में कैलकुलेट करना है। बस थर्ड क्वार्टाइल 3n+1/4, फर्स्ट क्वार्टाइल 1n+1/4 करते हुए थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है, और थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस हमारे लिए इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा, और थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस का हाफ क्वार्टाइल डिफरेंस, हाफ क्वार्टाइल डिवीजन हमारे लिए होगा। तो हमें थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना आना चाहिए, अच्छे से प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। याद हो तो क्वार्टाइल के लिए डेटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिएगा, तो सर ने आपको याद भी कराया था। मीडियन के लिए पार्टीशन वैल्यू मतलब क्वार्टाइल क्वांटाइल वगैरह सबके लिए, इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए, क्वार्टाइल डेविएशन के लिए एंड मीन डेविएशन के लिए डाटा असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब असेंडिंग में रखना है, ध्यान रखना नहीं तो गलत हो जाएगा। तो मुझे थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, दोनों का डिफरेंस इंटरक्वार्टाइल रेंज होगा और दोनों के डिफरेंस का हाफ कर दूंगा ना तो वो क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि क्वार्टाइल डेविएशन इज half of interquartile range? Quartile division is half of interquartile range. उल्टा भी तो पूछ सकता हूँ, interquartile range is double of quartile division. तो quartile range, interquartile range is double of quartile division and quartile division is half of interquartile range, क्योंकि क्वार्टाइल डिवीजन हाफ ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज है, क्वार्टाइल डिवीजन हाफ ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज है, तो मैं इसको ना सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज भी लिख सकता हूँ। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा लिखे कि सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज, तो वो इंटरक्वार्टाइल रेंज नहीं है, इंटरक्वार्टाइल रेंज का हाफ है, एंड इंटरक्वार्टाइल रेंज के हाफ को बेटा हम लोग क्वार्टाइल डिवीजन यहाँ पर बोलेंगे। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं कोएफिशिएंट बनूं, जरा सा ध्यान देना, अगर मैंने रेंज को h माइनस एल बोला था तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज को हम लोग h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100 कहा था। तो सर अगर इंटरक्वार्टाइल रेंज को मैंने Q3 माइनस Q1 बोला तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज को ऐसा लिख दें क्या, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये तो क्लियर। अब अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन लिखता हूँ सेम लाइक दैट, मैंने क्वार्टाइल रेंज Q3 रेंज h माइनस एल कहा तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100 कहा, इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 बोला तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटरक्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 बोला। तो क्वार्टाइल डिवीजन अगर मेरा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 है तो उसका कोएफिशिएंट हमारे लिए ऐसा लिखे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 इंटू 100। ओके सर, तो 2 से 2 गया के और 2 से 2 गया तो क्या बचेगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100। इन द सेंस
कोएफिशिएंट इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड क्वार्टाइल डेविएशन दोनों का सेम होता है। कोएफिशिएंट भले ही आप इंटर क्वार्टाइल रेंज का बनाएं, भले ही आप क्वार्टाइल डेविएशन का बनाएं, दोनों कोएफिशिएंट सेम होते हैं। दोनों का फॉर्मूला मेरे लिए Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 होता है। बट एक लॉजिक कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन पर और है। अगर मैंने Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 इंटू 100 लिख रहा हूं ना बेटा, टेक्निकली तो यही हुआ, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो एक पॉइंट ये है, देखो मैं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 की जगह क्वार्टाइल डेविएशन लिख सकता हूँ। ऑब्वियसली Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 की जगह क्वार्टाइल डेविएशन लिख सकते हैं, और Q3 प्लस Q1 अपॉन 2 की जगह ना मीडियन लिख सकते हैं, मीडियन लिख सकते हैं। एक लॉजिक होता है, ध्यान रखना, थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस का हाफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है। थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस का हाफ क्वार्टाइल डेविएशन होता है, एंड थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के समेशन का हाफ मीडियन बोला जाता है। टेक्निकली वो सेकंड क्वार्टाइल होगा, और सेकंड क्वार्टाइल को ही हम लोग मीडियन यहाँ बोल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के लिए हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100 भी लिख सकते हैं। शर्त एक ही है, आपको क्वार्टाइल्स अच्छे से आना चाहिए, वरना ये दोनों टॉपिक भी फिनिश हो जाते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज बेटा Q3 माइनस Q1 को बोलते हैं, क्वार्टाइल डिवीजन Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 को बोलते हैं। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज इज द डबल ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन एंड क्वार्टाइल डिवीजन इज द हाफ ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। Quartile division is also called semi-interquartile range. Coefficient of interquartile range and coefficient of quartile division को आप Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 लिख सकते हैं, या फिर आप उसे क्वार्टाइल डिवीजन अपॉन मीडियन इंटू 100 भी लिख सकते हैं, कि थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के डिफरेंस का हाफ क्वार्टाइल डिवीजन होता है, एंड थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के समेशन का हाफ मीडियन के इक्वल होता है। एक पॉइंट अगर क्वेश्चन बोले कि 50% लिमिट ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, तो याद रख लेना थियोरेटिकल, 50% लिमिट ऑफ डिस्पर्शन क्वार्टाइल डिवीजन को बोलते हैं। 50% लिमिट ऑफ डिस्पर्शन हम लोग किसको बोलेंगे? क्वार्टाइल डिवीजन को। Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 को 50% लिमिट ऑफ डिस्पर्शन भी बोला जाता है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ क्वार्टाइल आपको आते हैं, और अगर आते हैं तो चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो एक्स असेंडिंग ऑर्डर में अगर हम लोग लिखें तो 2 4 6 8 10 12 14 16, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाए। तो Q1 के लिए 1 n प्लस 1 बाई 4, 8 प्लस 1 बाई 4 करेंगे 2.2 फिफ्थ आइटम। इफ यू रिमेंबर 2.2 फिफ्थ बनाना सिखाया था। सेकेंड आइटम, एंड सेकेंड आइटम है बेटा हमारा 4 प्लस 0.25 ऑफ थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो 4 प्लस ये 2 इंटू 0.25 0.5 4.5 प्रीवियस चैप्टर बेटा ये। तो Q3 3n प्लस 1 बाई 4 n 8 प्लस 1 बाई 4, ये आएगा 6.7 फिफ्थ आइटम बनाना सिखाया था। सिक्स आइटम 12 प्लस 0.75 ऑफ सेवंथ आइटम माइनस सिक्स आइटम, 12 प्लस 1.5 13.5, ये आ गया। अब तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इनकेस हम लोग इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करें, Q3 माइनस Q1
13.5 माइनस 4.5, क्वाड्रेटिक डिवीजन कैलकुलेट करें, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, एंड कोएफिशिएंट दोनों में से किसी का भी बनाए सेम ही होता है, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100, 13.5 माइनस 4.5 अपॉन 13.5 प्लस 4.5 इंटू 100, 9/18 इंटू 100, 50% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। 6 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक्स बनाना है, या नहीं तो एक्स असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, 2 3 4 5 6, फ्रीक्वेंसी 3 7 10 6 एंड 4, CF बनाओगे 3 10 20 26 30, Q1 1n प्लस 1/4 n 30 होगा, तो 31/4 करेंगे, 7.75 आइटम। यहाँ बनाना नहीं है, सिर्फ CF में देखते हैं, तो इससे बड़ा CF 10 है ना, इसके सामने का x Q1 3 होगा, Q3 3n प्लस 1/4 n 30 प्लस 1/4, तो ये सोल्व करने पर आएगा हमारे लिए 23.25। जस्ट सी इन CF, इससे बड़ा CF 26 है, तो Q3 हमारा 5 हो जाएगा। अब आप इंटरक्वार्टल रेंज बना सकते हैं, Q3 माइनस Q1, 5 माइनस 3, ये तो पूरा पिछला चैप्टर था ना, ये तो नया चैप्टर तो इतना सही है हमारा। क्वार्टल डिवीजन अगर बनाए तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, 1, कोएफिशिएंट दोनों का सेम होता है, Q3 प्लस Q1 इंटू 100, ये सोल्व करोगे 2/8 इंटू 100, 25% आंसर। तो 3 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं, रेंज, इंटरक्वार्टल रेंज, क्वार्टल डिवीजन, 3 ही इसके मॉड्यूल क्वेश्चन है। सेम लॉजिक यहाँ रहेगा, सेट ए हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे जो कि थ्योरी सेट होगा, सेट बी प्रैक्टिकल सेट होगा जो टॉपिक वाइज करते चलेंगे, और एग्जाम क्वेश्चन हम लोग करते चलेंगे। यहाँ भी इस चैप्टर में भी कोई सेट सी रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही एडिशनल क्वेश्चन अपने करने। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकालना है, h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100 हमारे लिए होगा। हाईएस्ट वैल्यू क्वेश्चन में अगर ढूंढोगे 90 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 60 है, तो 90 माइनस 60 अपॉन 90 प्लस 60 इंटू 100, 30/150 इंटू 100, 20 आंसर आएगा। तो अब यहाँ दो ऑप्शन है, ₹20 भी और 20 भी है। ₹20 तो यूनिट हो गया ना, हम लोग निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट, और हमने ऊपर बोला है बेटा कोएफिशिएंट बोले तो रिलेटिव आंसर कभी भी यूनिट में नहीं निकलते, विदाउट यूनिट होते हैं, तो ₹20 टिक मत लगा देना, 20 हम लोग टिक लगाएंगे। ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है बट चलता है वो, ठीक है, 20 आंसर हमारे लिए लगेगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, अगेन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज चाहिए, एंड कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला होता है h माइनस एल अपॉन h प्लस एल इंटू 100। बट दिक्कत क्या है बेटा, देखो फ्रीक्वेंसी से तो कोई काम है नहीं, क्लास चाहिए, लेकिन क्लास अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंक्लूसिव क्लास है, हर क्लास की L2 और अगले क्लास की L1 अलग अलग है ना, तो पहले एक्सक्लूसिव में बदलना पड़ेगा। 19 एंड 20 का डिफरेंस 1, 1 का हाफ करूंगा 0.5, सारे L1 में से लेस होगा और L2 में ऐड होगा, पर सबको मत करो ना, हमें तो सबसे छोटा L1 और सबसे बड़ा L2 चाहिए, तो 10 में से तो 0.5 लेस होगा, L1 में से तो 9.5 काम में ले लो,
59 में की जगह 59.5 यूज कर लोगे तो सबसे बड़ा हाईएस्ट 59 नहीं कहलाएगा, 59.5 माइनस बेटा हमारे लिए 9.5 अपॉन 59.5 प्लस 9.5 इंटू 100, 50 अपॉन 69 इंटू 100, 72.46 हमारा आंसर। नेक्स्ट कह रहा है क्वार्टाइल डिवीजन निकालो द क्वार्टाइल ऑफ ए वेरिएबल। क्वार्टाइल दिए हुए हैं तो इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो और इसको Q3 मान लो। क्वार्टाइल दे रखे हैं, सिर्फ क्वार्टाइल डिवीजन हमें फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। थर्ड क्वार्टाइल 65, फर्स्ट क्वार्टाइल 45 अपॉन 2, 10 बेटा हमारे लिए आंसर है। लास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन, L1 हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन और L2 स्मॉलेस्ट है तो कोफिशिएंट L1 माइनस L2 अपॉन L1 प्लस L2 इंटू 100 हो जाएगा। रेंज निकालना है H माइनस L, हाईएस्ट वैल्यू 10 है, लोएस्ट 1 है, 9। अब मैं को नेशनल लेवल के एग्जाम में इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, आप सेल्फ सोचिए। रेंज है एक ऑब्जर्वेशन का 65 और मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू 83 तो मिनिमम वैल्यू निकालना है। H माइनस L कहते हैं ना, रेंज है 65, हाईएस्ट है 83 तो L निकल जाएगा, ये इधर ले आओ ना, 83 माइनस 65 18। फोर्थ क्वेश्चन सेम ही है जो हमने अभी जस्ट कराया ऊपर, सेकंड क्वेश्चन तो 72.46 आपका आंसर होगा। इंटरक्वार्टल रेंज हमने ऊपर कहा था, इंटरक्वार्टल रेंज इज डबल ऑफ क्वार्टल डेविएशन और क्वार्टल डेविएशन इज हाफ ऑफ इंटरक्वार्टल रेंज। तो इंटरक्वार्टल रेंज डबल होता है बेटा क्वार्टल डेविएशन का। मिडिल 50% रेंज आइटम कौन सा होता है, तो याद रखना मिडिल 50% रेंज आइटम बेटा हमारे लिए क्वार्टाइल डिवीजन को बोलते हैं और क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। डी आंसर होगा। सेवंथ का क्वार्टाइल डिवीजन बनाना है, Q3 Q1 बनाना पड़ेगा, डाटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। 8 15 36 38 40 41, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6। Q1 निकालोगे तो 1 n प्लस 1 बाई 4, 6 प्लस 1 बाई 4, 7 बाई 4 1.75 बनाना पड़ेगा बेटा, इंडिविजुअल सीरीज है। फर्स्ट आइटम प्लस 0.75 ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट आइटम, तो ये 7 इंटू 0.75 करेंगे अगर तो 13.25 हमारे लिए Q1। पिछला चैप्टर बेटा ये ना, Q3 3n प्लस 1 बाई 4 and 6 5.25, फिफ्थ आइटम 40 प्लस 0.25 ऑफ सिक्स आइटम माइनस फिफ्थ आइटम, तो ये 40 प्लस 0.25 होगा, ये आ गया। तो क्वार्टाइल डिवीजन बना सकते हो, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्वार्टाइल डिवीजन हो जाएगा। 40.25 माइनस 13.25 अपॉन 2, 13.25 अपॉन 2 करेंगे, 13.5 हमारा आंसर हो जाएगा। इंडिविजुअल सीरीज है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, 13.5 आंसर हो जाएगा। एट्थ क्वेश्चन एक्स एंड एफ है, तो बेटा डिस्क्रीट सीरीज हो गया ना, एक्स एंड एफ है और डिस्क्रीट में हमने रीड कराया, क्वार्टाइल्स के लिए हम लोग CF कैलकुलेट करेंगे। एट्थ क्वेश्चन,
2 3 4 5 6 3 4 8 4 1 CF लेंगे 3 7 15 19 20 n equal to 20 Q1 1 n plus 1 by 4 5.25 C in CF इससे बड़ा CF 7 है ना बेटा Q1 3 Q3 3 n plus 1 by 4 15.75 C in CF इससे बड़ा CF 15.75 से बड़ा CF 19 है Q3 5 Q1 Q3 आ गया तो क्वार्टल डिवीजन बना सकते हैं Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 1 हमारा आंसर होगा Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 क्या हुआ तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 को एफिशिएंट है इंटू 100 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता उससे फर्क नहीं पड़ता कोएफिशिएंट है इंटरक्वार्टल रेंज का भी और क्वार्टल डिवीजन का भी क्वेश्चन में क्वार्टल डिवीजन दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन हो गया कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन इज इक्वल टू तो दो फॉर्मूले होते हैं ना एक तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 और एक अपन ने डिस्कस किया था क्वार्टल डिवीजन अपॉन मीडियन इंटू 100 भी बोल सकते हैं तो क्वार्टल डिवीजन अपॉन मीडियन इंटू 100 भी बोल सकते हैं 11th क्वेश्चन देखो मीन गिवन है x बार स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है मीडियन गिवन है क्वार्टल डिवीजन गिवन है तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन निकालना है बेटा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन का हमने एक फॉर्मूला अभी डिस्कस करा है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टल डिवीजन का एक फॉर्मूला होता है ना क्वार्टल डिवीजन अपॉन मीडियन इनटू 100 तो क्वार्टल डिवीजन 1.5 है मीडियन बेटा हमारे को क्वेश्चन में दे रखा है 5 इंटू 100 मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन से यहाँ कोई मतलब ही नहीं था ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है 30% बेटा हमारे लिए यहाँ पर आंसर है अगला अच्छा क्वेश्चन है फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 है 142 सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज सर ने बोला था सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डिवीजन को बोलते हैं वो है 18 सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज है 18 क्वार्टाइल डिवीजन तो मीडियन निकालना है कैसे निकालोगे समझो देखो क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 क्वार्टाइल डिवीजन 18 है थर्ड क्वार्टाइल हमें निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल 142 है अपॉन 2 36 इक्वल टू Q3 माइनस 142 तो 140 36 प्लस 142 इक्वल टू Q3 178 इक्वल टू Q3 आ गया थर्ड क्वार्टाइल हमारे लिए बेटा 178 हो गया और मैंने ना ऊपर ही आपसे बोला था कि मीडियन ना थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल के समेशन का हाफ होता है डिफरेंस का हाफ तो क्वार्टाइल डिवीजन है समेशन का हाफ हमारे लिए मीडियन होता है तो अब मैं निकाल सकता हूँ मीडियन थर्ड क्वार्टाइल नहीं था हमने निकाल लिया फर्स्ट क्वार्टाइल हमने कैलकुलेट कर लिया है डिवाइड बाय 2 करोगे तो 178 प्लस 142 320 बाई 2 160 हमारा आंसर हो जाएगा तो आउट ऑफ 6 3 कैलकुलेशन कंप्लीट है रेंज इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डिवीजन कल मैं मीन डिवीजन शुरू करूंगा उसके लिए प्लीज इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज सॉरी इंडिविजुअल सीरीज के लिए मीन मोड मीडियन पढ़ लेना डिस्क्रीट कंटीन्यूअस में कोई जरूरत नहीं पड़ता है इंडिविजुअल सीरीज का मीन मोड मीडियन का कैलकुलेशन कल पढ़कर कंप्लीट रखना कल के क्लास में हम लोग मीन डिवीजन स्टार्ट कर पूरा फिनिश करेंगे ओके थैंक्स